Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named the Stone Age. The Stone Age. Living beings appeared on the earth 1.5 million years ago. The Stone Age was a prehistoric period of during which stone was widely used to make various implements. Stone Age उस एज का नाम है, उस टाइम पीरियड का नाम है जब बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत टूल्स बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था. ओके जैसे अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, वो कहाँ रहते थे? केव में रहते थे, एनिमल को किल कर वो खाते थे, तो स्टोन के टूल्स बनाने लगे थे. उसी को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है. द स्टोन एज इज़ फर्दर सब डिवाइडेड बाय द टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड एट द टाइम. स्टोन एज को भी आगे क्लासीफाई किया गया है 4 पीरियड में, दैट इज़ पैलियोलिथिक एज एंड मीजोलिथिक एज, उसके बाद नियोलिथिक एज एंड नेक्स्ट इज चैल्कोलिथिक एज. जैसे कि पहले जैसे स्टोन उनको मिलते थे वो ऐसे स्टोन यूज़ करते थे. ओल्ड स्टोन एज यानी पुरानी स्टोन एज थी. उसके बाद थोड़ा सा स्टोन एज में डेवलपमेंट आया, उन्होंने जो टूल्स थे उनको थोड़ा सा शार्प करना शुरू किया, तो आपका मिडल स्टोन एज आया. उसके बाद उन्होंने मेटल्स को स्टोन के साथ मिलके टूल बनाने शुरू किए. फिर आपकी न्यू स्टोन एज आई और उसके बाद आपकी कॉपर स्टोन एज आई, जब कॉपर की डिस्कवरी हुई और कॉपर के साथ मिलके स्टोन का यूज़ किया जाने लगा. ओके नाउ वी विल रीड वन बाय वन. फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज, दैट इज़ फ्रॉम 5 लाख BC टू 10,000 BC. इसके बीच का जो पीरियड था उसको पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है. पैलियो इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है ओल्ड. ओके एंड अहोस विच मीन्स स्टोन. पैलियोलिथिक यानी पैलियोलिथिक का मतलब क्या है? पैलियो का मतलब है ओल्ड, पुराना, और अहोस का मतलब है स्टोन. And the age lasted from the early times till 10,000 BC, that is around 12,000 years ago. It is also called the Old Stone Age. इसको Old Stone Age के नाम से भी जाना जाता है. इस पीरियड में जो डेवलपमेंट थी प्रिमिटिव स्टोन टूल्स की शुरू हुई, यानी बहुत पुराने, प्रिमिटिव यानी सबसे पुराने स्टोन टूल्स इस एज में डेवलप हुए थे. इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टोन्स टूल्स पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ टाइम, दैट इज़ अबाउट 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. दिस एज बिगेन when early humans started using stones as tools for cutting, scraping, etc. कब शुरू हुई स्टोन एज? जब अर्ली ह्यूमन ने सोचा कि ऐसे हाथों से एनिमल्स को मारना बहुत मुश्किल है या रूट्स को खोदना बहुत मुश्किल है, तो कटिंग के लिए, स्क्रैपिंग के लिए, एनिमल्स को किल करने के लिए उन्होंने स्टोन को यूज़ करना शुरू किया. तो उस एज को ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना गया. दे गैदर्ड प्लांट फ्रूट, सीड्स एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. दे ऑल्सो यूज टूल्स ऑफ वुड एंड बोन्स बिसाइड्स द स्टोन टूल्स. पैलियोलिथिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू अर्ली, दैट इज lower, middle and late, upper Paleolithic. Early humans made 2 important discoveries which changed their life. First they discovered fire, second they invented how to make tool. और स्टोन एज में, पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज में अर्ली ह्यूमंस ने 2 इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की, जिसमें से एक है डिस्कवरी ऑफ फायर और दूसरा है हाउ टू मेक टूल्स. ओके Fact file: the term Oldon is used by the archaeologists to refer to the stone tool industry used by early man in the Paleolithic period. जो आपके ओल्डोन जो वर्ड है ये आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? जो पहले स्टोन टूल इंडस्ट्री थी उसको बताने के लिए. फाइन. डिस्कवरी ऑफ फायर. There may be many reasons behind the discovery of fire. Discovery of fire is the very important in the old stone age. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसमें हम श्योर नहीं हैं कैसे डिस्कवरी ऑफ फायर हुई. ओके however it is quite possible that early humans saw wildfire in the forest. They must have been afraid of it and so that even animal were afraid of fire. जब जंगलों में आग लगती थी, फॉरेस्ट फायर होती थी, तो अर्ली ह्यूमन बीइंग जो थे वो बहुत डर जाते थे और उन्होंने देखा कि एनिमल्स भी इससे डर जाते हैं. तो एक दिन अर्ली ह्यूमन बीइंग 2 स्टोन को आपस में रब कर रहे थे टूल्स बनाने के लिए, तो पास में सूखे पत्ते और सूखा ग्रास था, तो एक स्पार्क उनमें लग गई और उससे आग की डिस्कवरी हुई. ओके इट हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय अर्ली ह्यूमंस. द यूज़ ऑफ फायर कम ग्रेजुअली. और इस तरीके
तरीके से जो फॉरेस्ट फायर है उसको देखकर फॉरेस्ट फायर की डिस्कवरी हुई, और फायर की डिस्कवरी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने देखा कि एनिमल्स भी इससे डरते हैं। ओके, नाउ कम हेयर टू रीड अबाउट यूजेस ऑफ फायर। फायर के क्या क्या यूज़ थे? इट प्रोवाइड लाइट, पहले लोग अंधेरे में रहते थे, अब उन्हें लाइट, एक रोशनी का स्रोत मिल गया था। इट कैप्ट देम वार्म, उन्हें गर्म रखती थी आग। फायर एट द एंट्रेंस ऑफ द केव कैप्ट अवे वाइल्ड एनिमल, और गुफा के बाहर अगर वो आग जलाकर रख देते थे तो जो जंगली जानवर हैं वो गुफा में नहीं आते थे। इट वॉज यूज टू कुक फूड and though it could have been accidental like the discovery of fire, a piece of meat might have fallen into the fire and got roasted, it might have tasted better and after which they might have started cooking food. फूड कुक करने के लिए शुरू किया उन्होंने आग का यूज़ करना, और कैसे शायद एक बार वो आग जलाकर बैठे होंगे तो कोई मीट का टुकड़ा आग में पड़ गया होगा, गिर गया होगा, और उन्होंने उसको खा के देखा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया, तो इस तरीके से उन्होंने कुकिंग फूड शुरू किया। ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ टूल्स। Tools were made of stone. They made hand axes, scrapers, wooden spears, which were used for hunting and gathering. They lived in caves, huts, and skin tents. Big and small stones were used to make tools and weapons. The bigger ones were used to make axe heads, hammers, and choppers. अलग अलग तरीके के टूल बनाए गए, जैसे कि एक्स, कुल्हाड़ी, स्क्रैपर खोदने के लिए, या फिर वुडन स्पीयर, भाले बनाए गए। उसमें अलग अलग पत्थर, जो हल्का और नुकीला पत्थर होता था, एज अ हैंडल उनको यूज़ किया जाता था। और चॉपर्स इस तरीके से बनाए गए, हैमर्स बनाए गए। एंड टूल्स वर यूज फॉर, इन टूल्स का क्या यूज़ किया जाता था? चॉपिंग वुड, ब्रांचेस, मीट एंड फ्रूट। मीट, फ्रूट, ब्रांचेस और लकड़ी को चॉप करने के लिए, काटने के लिए। स्क्रैपिंग वुड एंड स्टोन्स टू मेक टूल्स, स्क्रैप करने के लिए, उन्हें शार्प करने के लिए। एंड हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल का शिकार करने के लिए। डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को, ज़मीन को खोदने के लिए। स्टिचिंग एनिमल स्किन्स टू मेक क्लॉथ, और एनिमल स्किन को स्टिच करने के लिए ताकि अपने लिए वो क्लॉथ बना सकें। ओके, दीज आर सम पिक्चर्स फॉर योर हेल्प टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, the smaller stones were used to make knives and scrapers. Very small stones were shaped, pointed, and tied to arrows and spears. These tools were used to hunt animal. जो छोटे छोटे पत्थर थे उनको नुकीला बनाया जाता था, नाइव और एज अ स्क्रैपर के लिए यूज़ किया जाता था, और उनको हैंडल के साथ जोड़ दिया जाता था ताकि दूर से ही वो एनिमल को हंट कर सकें। नाउ टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल्स। फर्स्ट इज स्टोन ऑन स्टोन। कैसे वो टूल बनाते थे? There were two techniques of making stone tools, stone on stone, and second is pressure flaking. Stone on stone में क्या था? एक स्टोन को दूसरे स्टोन को शार्प करने के लिए यूज़ किया जाता था, एक दूसरे को रगड़ कर, स्ट्राइक कर कर, अलग अलग जो भी उनको शेप ज़रूरत होती थी उस टाइप में रिक्वायर्ड शेप वो बना लेते थे। ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रेशर फ्लेकिंग। Pressure flaking made the stone to be shaped was placed on a flat and firm surface. A stone sharpened at one end was placed on the first stone. Then another stone was used to strike the blunt surface of the second stone. It was done till the first stone acquired the desired shape. एक प्लेन सतह पर एक स्टोन रखकर दूसरा स्टोन लेकर उसको डिज़ायर्ड शेप दी जाती थी प्रेशर के साथ, यानी जोर देकर प्रेशर वाइज उसको शार्प किया जाता था तब तक वो एज रिक्वायर्ड शेप ना ले ले। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टोन एज, दैट इज मीसोलिथिक एज, दैट इज फ्रॉम 10,000 BC टू 8,000 BC। ओल्ड स्टोन एज के बाद आई मिडल स्टोन एज, जिसको नाम दिया गया मीजो मीन्स मिडल एंड लिथोस मीन्स स्टोन, दैट इज मिडल स्टोन एज। ओके, एंड द स्टोन टूल्स मेड इन दिस पीरियड आर कॉल्ड मैक्रोलिथ्स। और इस टाइम पीरियड में जो स्टोन टूल बनाए गए उनको क्या नाम दिया गया? माइक्रोलिथ। Microlith were smaller, sharper and better than the tools of the Paleolithic period.
और जो माइक्रोलिथ टूल हैं वो क्या थे, ओल्ड स्टोन एज के कंपेरेटिवली बहुत छोटे, शार्पर और बहुत अच्छे थे. एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड हॉर्न्स वर ऑल्सो यूज टू मेक टूल्स. Along with the new tools, crude stone tools were also used in this period. People continued hunting while some practiced initial stages of domestication of animal. अभी भी लोग क्या करते थे, इस एज में भी हंटिंग ऑफ एनिमल करते थे, क्योंकि अब उनके पास और अच्छे टूल्स आ गए थे. और कुछ लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी इस पीरियड में शुरू कर दिया था. एंड अर्ली ह्यूमन पीरियड का अब उन्होंने आग जलानी आ गई थी. अब हाउ टू कंट्रोल द फायर वो उनको समझ आ गया था, और एक लैंग्वेज शुरू हो गई थी वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. एंड दिस एज इज़ कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज. और इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका न्यू स्टोन एज. और यहाँ पर जो टूल और वेपन बने थे वो उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बोज, एरोज, fish hooks and harpoons. People formed settled communities and started living in the instead of caves. और झोपड़ियों में, हट्स में रहना शुरू कर दिया था लोगों ने, केव्स में रहने की बजाय. It was toward the end of the period that human discovered agriculture and cultivation. अब क्या शुरू हो गया था, धीरे धीरे आगे नई एज में हम पढ़ेंगे कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन शुरू की. Now next is Neolithic age. That is 8000 BC to 4000 BC. नियो का मतलब क्या होता है, न्यू, और लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन. यानी नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज. एंड न्यू स्टोन एज में इट वॉज द फाइनल स्टेज ऑफ कल्चर डेवलपमेंट among the early humans. Stone tools were used. People settled in villages and were largely dependent on domesticated plants and animals. There was developed of crafts like pottery and weaving. अब जो हैं अर्ली ह्यूमन बीइंग वो एक जगह पर सेटल होने लगे थे, गांव बना लिए थे उन्होंने, डोमेस्टिकेटेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल शुरू कर दिया था, और पोट्री, वीविंग जैसे छोटे छोटे ऑक्यूपेशन भी करने लगे थे. एंड कल्टीवेशन होने लगी थी, फसल उगने लगी थी, लाइक व्हीट, बार्ले, मिलेट. एंड कैटल, शिप, गोट्स एंड पिग्स वर रियर्ड. और ये एनिमल का पालने लगे थे इन एनिमल्स को. फूड गैदरर नाउ बिकेम फूड प्रोड्यूसर. अब तक जो फूड गैदरर थे यानी कि फूड को कलेक्ट करने वाले थे, अब वो क्या बन गए हैं, फूड प्रोड्यूसर बन गए हैं, यानी खुद फूड उगाने लगे हैं. मेटल टूल्स एंड राइटिंग वर इंट्रोड्यूस टुवर्ड द एंड ऑफ द नियोलिथिक एज. और नियोलिथिक एज जब ख़त्म होने वाली होती है तब तक मेटल का यूज़ करना शुरू कर दिया था उन्होंने टूल्स बनाने के लिए, और राइटिंग स्क्रिप्ट भी शुरू हो गई थी. A large number of axes, sickles, spears and arrowhead have been found at different Neolithic sites in India and the other part of the world. Neolithic में आप बहुत सारे स्टोन एज के एग्जाम्पल देखोगे. ये पॉटरी के एग्जाम्पल हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं. एक जार बनाने लग गए थे ये, अच्छे से पॉलिश किए हुए, पानी को या अनाज को स्टोर करने के लिए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर और ग्रोइंग क्रॉप्स कुड ऑल्सो हैव बीन एक्सीडेंटल. जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई वो भी बहुत एक्सीडेंटली शुरू हुई. कैसे, शायद जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो कुछ खा रहे होंगे तो वहाँ पर उन्होंने वो बीज थ्रो कर दिए होंगे, और वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगी, और वहाँ पर स्प्राउट हो गए होंगे, और छोटे छोटे अंकुर उन्होंने देखे होंगे. फिर उन्होंने धीरे धीरे ध्यान लगाया कि ऐसे हम बहुत सारे बीज लेकर एक साथ बो सकते हैं और इनको एक जगह पर उगा सकते हैं. तो धीरे धीरे उन्होंने इस तरीके से व्हीट एंड बार्ले उगाना शुरू कर दिया. और विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ टू डिग द सॉइल बिफोर प्लांटिंग सीड्स और प्लांट्स. उन्हें धीरे धीरे ये भी समझ आ गया कि पौधों को उगाने के लिए जो सॉइल है उसको सॉफ्ट करना होगा, उसको डिग करना होगा, खोद के उसे सॉफ्ट करना होगा ताकि प्लांट को इजीली ग्रो कर सकें. तो ऐसे अर्ली ह्यूमन बीइंग ने एग्रीकल्चर शुरू की. एंड agriculture or farming was a turning point in the lives of the early humans. They were now producers rather than gatherers. They started leading a settled life instead of their nomadic one. अब वो nomads नहीं रहे थे, यानी खाने की तलाश में इधर उधर घूमते नहीं थे, कलेक्ट नहीं करते थे. अब वो फूड गैदरर से क्या बन गए थे, फूड प्रोड्यूसर. एंड
नाउ दे हैव टू बिकम मड हाउसेज नियर देयर फील्ड। अब अपने खेत के पास वो क्या बनाने लगे थे, मड हाउसेज बनाने लगे थे, और धीरे धीरे उन्होंने नई नई तरीके की क्रॉप उगानी शुरू की और फील्ड को कल्टीवेट करना शुरू किया, एनिमल्स को हंट करना शुरू किया और बहुत सारे टूल्स एंड वेपन्स बनाए। इट टुक थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर गैदरिंग टू बिकम प्रोड्यूसर्स। और ये गैदरर से प्रोड्यूसर बनने का जो सफ़र है बच्चे, वो इतना आसान नहीं था, इसमें हजारों साल लग गए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, अर्ली ह्यूमन बीइंग ने जो फर्स्ट एनिमल को डोमेस्टिकेट किया वो क्या था, एक डॉग था। दे ऑल्सो टेम्ड पिग्स, गॉट, शिप, कैटल, हॉर्सेज एंड डंकीज। Goats and cows gave milk, sheep provide them wool, animals also provide meat and skin. Gradually they learned to use animal to plow field, to protect crops and for transportation. धीरे धीरे उन्हें ये भी समझ आने लग गया कि हम इन्हें खेती में भी यूज़ कर सकते हैं और सामान इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दे प्रेफर्ड स्टेइंग नियर द रिवर बैंक्स एज हेयर द लैंड वर फर्टाइल। और जो अर्ली ह्यूमन थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे, किसी नदी के किनारे रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी और उन्हें पीने के लिए इजीली पानी मिल जाता था और फार्मिंग और ट्रांसपोर्टेशन करना भी वहाँ से बहुत इजी था। ओके, जो हट्स थे उनकी वो किसकी बनी होती थी, मड, स्टोन, लीव्स एंड ट्री ब्रांचेज की बनी होती थी। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी हट्स बनानी एक जगह पर शुरू की और छोटे छोटे गाँव बसने शुरू हो गए। Next is invention of wheel. Very important discovery. The invention of wheel brought about many changes in the lives of early humans. Early human की जो life है वो discovery of wheel से change हो गई। शायद किसी ने देखा कि एक लकड़ी का जो लोग है, लकड़ी का बड़ा लकड़ी है, वो कहीं से फ्लो हो रही थी, कहीं से रोल डाउन हो रही थी किसी स्लोप से, तो उन्होंने दिमाग में आया अगर ये गोल लकड़ी ऐसे स्लिप हो सकती है तो हम इससे क्या बना सकते हैं, व्हील बना सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने कार्ट और स्लेजेस पुल करने के लिए जो लकड़ी का लोग है उसको राउंड शेप में काट के व्हील की तरह यूज़ करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर उसको कैसे बैटर बनाया गया। धीरे धीरे उनको ये समझ आया कि इसको हम पोट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से अगर बनाते हैं तो इसको हम स्लेज पुल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड किस लिए यूज़ होती थी, जो ये पोट्री होती थी ये किस लिए यूज़ होती थी, पोट्री खाना कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ होती थी एंड खाने को स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी। और धीरे धीरे उन्होंने अपने जो पॉटर्स वो बनाते थे, पोट जो बनाते थे उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाना शुरू किया और बर्तनों की तरह, क्ले के यूटेंसिल्स की तरह उनको यूज़ करना शुरू किया। ओके, और फिर धीरे धीरे जो पॉट हैं उनको डेकोरेशन करना, कलर करना भी उन्होंने शुरू कर दिया और एक पॉट से धीरे धीरे जैसे उन्हें बर्तन चाहिए होते थे वैसी वो शेप बना लेते थे। ओके, now fact file, Indus Valley civilization was the first settlement of early humans near the river Indus. इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो लोग हैं अर्ली ह्यूमन थे वो रिवर के किनारे रहना शुरू करते थे, तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुई, जो लोगों ने रहना शुरू किया वो कौन सी रिवर के किनारे रहना शुरू किया, इंडस रिवर के। इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज चैल्कोलिथिक एज। फ्रॉम 4000 BC टू 2000 BC। अब आप देखो यहाँ पर जो टूल्स हैं वो किसके बन गए थे, कॉपर के, मेटल्स के बनने शुरू हो गए थे। चैल्कोस का मतलब क्या होता है, कॉपर, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी कि कॉपर स्टोन एज। यहाँ पर जो कॉपर के जो टूल्स थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के बने होते थे, बहुत अच्छे थे अभी तक जो टूल्स आए, एंड दिस एज इज कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज। एंड दिस पीरियड मार्क्ड अ चेंज फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन टू मेटल। और स्टोन एज से अब किस में आ गए थे, जो अर्ली ह्यूमन थे वो किस में आ गए थे, कॉपर में आ गए थे। तो स्टोन से मेटल तक का चेंज आने में कौन से में हुआ, ये चैल्कोलिथिक एज में। ओके, द पीपल ऑफ कैल्कोलिथिक पीरियड यूज्ड
पेंटेड अर्थनवेयर यूजली ब्लैक रेड। और यहाँ इस टाइम के जो कॉपर स्टोन एज के जो लोग थे वो जो पोट यूज़ करते थे उनको पेंट भी करने लगे थे। ओके, पीपल ऑफ दिस एज मेड हाउसेज विद स्टोन्स, मड, ब्रिक्स। अभी तक वो हट बना रहे थे, अब धीरे धीरे उन्होंने हट बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए स्टोन का यूज़ करना शुरू कर दिया था, ब्रिक बनानी शुरू कर दी थी। The houses were rectangular and circular with roofs made up of straw, bamboo and wood. Floors were made of clay. The Chalcolithic communities traded through barter system. Wheeled bullock carts were used for a long distance trade beside the river transport. अब जो कॉपर स्टोन एज के लोग हैं वो रिवर ट्रांसपोर्ट की जगह क्या यूज़ करने लगे थे? बुल्लोक कार्ट यूज़ करने लगे थे ट्रांसपोर्टेशन की जगह। और कौन से सिस्टम को वो फॉलो करते थे? बार्टर सिस्टम। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? जब किसी भी सामान के लिए हम थिंग्स का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए। अगर किसी को मान लो पोट चाहिए होते थे तो उस टाइम पैसे तो नहीं बने थे, कॉइन इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो वो क्या करते थे? सीरियल्स का पोर्ट्स ले लेते थे और सीरियल दे देते थे। ठीक है, तो ऐसे ही जो थिंग्स, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स थी उसको क्या नाम दिया गया है? बार्टर सिस्टम। एंड जो डेड वर buried in a particular direction, remain of both humans and animals burials have been found। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डेड, जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग मर जाते थे उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जलाया जाता था। ये हमें जो फॉसिल्स मिले हैं उनसे पता लगा है। और लंबे लंबे डिस्टेंस उन लोगों को ट्रैवल करने पड़ते थे मेटल ओर्स के लिए, क्योंकि अब कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी तो उसके लिए उन्हें और चाहिए था, तो और फाइंड आउट करने के लिए उन्हें बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता था। This led to discovery of various Chalcolithic sites in different parts of India। कहाँ से हमें ये civilization का पता लगा? So stone copper age of India produced a splendid civilization in the Indus Valley। It was mainly found in parts of Rajasthan। राजस्थान में ये हमें पता लगा है। Okay, next is Iron Age। That is from 1200 BC to 600 BC। अब कॉपर की जगह लोग कहाँ शिफ्ट हो गए थे? आयरन में। द आयरन एज रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम इन प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री व्हेन आयरन वॉज मेजोरिटी यूज टू मेक टूल्स। इट फॉलोड द ब्रॉन्ज एज। इट लाइज बिटवीन 1200 BC and 600 BC। During this Iron Age, the best tools and weapons were made from steel। स्टील के वेपन्स बनने लगे थे, स्टील के हथियार और टूल बनने लगे थे जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। स्टील टूल्स and weapons were stronger than the bronze ones, though they weighed almost the same as the bronze tool। जितना ब्रॉन्ज टूल का वेट होता था सेम स्टील टूल्स का होता था, लेकिन स्टील टूल्स जो थे वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होते थे। It took time for human to expert the knowledge and recognize the superior quality of iron over bronze। बहुत टाइम लगा ह्यूमन बीइंग के समझने में कि कौन सा टूल ज़्यादा बेटर है। एंड the usage of iron metallurgy and iron objects was rapid and widespread between 1200 to 1000 BC। Many new permanent settlements developed with the increase in the production of iron implement। जैसे जैसे आयरन इम्प्लीमेंट शुरू हुए लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट बनाना भी शुरू कर दिया था। Using iron for making weapons put arms in the hands of the common people। This resulted in several movement of people and changing the face of Europe and Asia। और अब उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के वेपन बनने लगे थे आयरन का यूज़ करके, और जिससे जो लोगों का, यूरोप और एशिया के लोग थे वो बिल्कुल चेंज हो गए थे, उनके पास एक नई चीज़ आ गई थी। फर्स्ट जो है ये आयरन एज सिविलाइजेशन, ये कहाँ से पता लगता है? ये हड़प्पन कल्चर से हमें पता लगता है। द मेन आयरन एज आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर आर पेंटेड ग्रे वेज कल्चर एंड नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और ज़्यादातर ये ग्रे या ब्लैक पॉलिश का यूज़ करते थे। इट इज़ ईजी टू फाइंड iron but hard to convert it into the tools as it metal at a higher temperature than bronze। When the art of making iron tool was learnt by the blacksmith, they made better tools like the metal plow। और आयरन से कोई भी टूल बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हार्ड होता है। तो धीरे धीरे जो ब्लैक स्मिथ थे, कुछ लोग, एक लोगों का ग्रुप बन गया जो लोहे को कैसे टूल में इजीली कन्वर्ट करना है मेल्ट करके, वो उन्होंने शुरू किया। तो उस ग्रुप को ब्लैक स्मिथ का नाम दिया गया। उन्होंने धीरे धीरे आयरन के बेटर मेटल प्लाऊ बनाए। ओके, जो
एग्रीकल्चर में लोग हल जिसको बोलते हैं वो यूज़ करना शुरू किया। एंड कॉइन्स मेड ऑफ आयरन वर ऑल्सो यूज टू बाय एंड सेल क्रॉप, और यहाँ पर कॉइन का भी डिस्कवरी हो गई थी। आयरन के कॉइन इंट्रोड्यूस हुए थे जो कि अब बाय और सेल करने के लिए यूज़ किए जाते थे। एंड पीपल ऑल्सो मेड आयरन ब्लेड ऑफ सिकल्स, hooks and iron axes. Many new inventions and discoveries were made during the Iron Age. Progress in trade and transportation led to rapid advancement and expansion of civilization. और आयरन एज में बहुत सारे नए आविष्कार हुए, न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई, जिससे जो सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल एक तेज़ी से और नया रूप लेने में बहुत आसानी हुई। ओके, now come to the, let us revise the chapter. Living beings appeared on the earth 1.5 million years ago. The Stone Age was a prehistoric period during which stone was widely used to make various implements. Stone Age में stone का यूज़ किया जाने लगा था बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। Paleolithic Age is the longest stone tools period of humanity time. पैलियोलिथिक एज जो थी वो सबसे ज़्यादा स्टोन टूल यूज़ होने लगे थे उसमें। अर्ली ह्यूमंस मेड टू इम्पोर्टेंट डिस्कवरी विच चेंज देयर लाइफ। फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फायर, सेकंड इज हाउ टू मेक टूल। अर्ली ह्यूमन बीइंग ने दो नई चीज़ें सीखी जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, डिस्कवरी ऑफ फायर और दूसरा कैसे नए नए टूल बना सकते हैं। मेसोलिथिक और द मिडल स्टोन एज लाइज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पुराना, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, उसके बीच का जो टाइम पीरियड था उसको मीजोलिथिक स्टोन पीरियड के नाम से जाना जाता है। नियोलिथिक एज वॉज द फाइनल स्टेज ऑफ कल्चर डेवलपमेंट अमंग द अर्ली ह्यूमन। नियोलिथिक एज जो है उसमें नई नई डिस्कवरी हुई थी और फाइनल स्टेज थी ये कल्चर डेवलपमेंट की। ओके, द फर्स्ट सीरियल टू बी ग्रोन वर व्हीट एंड बार्ले। दीज आर द first cereal to be grown, wheat and barley. The first animal domesticated by early human was a dog. And the invention of wheel brought about many changes in the lives of early human. Invention of wheel ने लोगों की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। The Iron Age refers to a period of time in prehistory and protohistory when iron was majority used to make tool. आयरन एज पीरियड का जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आयरन को ज़्यादातर टूल बनाने में यूज़ किया जाने लगा था। कैलकोलिथिक एज इज़ ऑल्सो रेफर टू एज कॉपर स्टोन एज एज बोथ स्टोन एंड कॉपर वर यूज्ड। कैलकोलिथिक एज जिसमें कॉपर और स्टोन दोनों का यूज़ किया जाने लगा था। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे। Hello children, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named The Machine Age. पहले स्टोन एज थी बच्चों, फिर उसके बाद कॉपर एज आई, ठीक है, उसके बाद मशीन एज। जो आज हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें वो सारी क्या है, मशीन है। ओके, तो कैसे हमने स्टोन एज से मशीन एज का पीरियड जो है वो तय किया वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फाइन। In early days, tools were made of stone. These tools were used to hunt animals. They were very crude and simple. With time, man developed pointed and sharp tools. Since these tools were made up of stone, therefore this age is known as the Stone Age. Better tools were made later on. पहले जो अर्ली डेज थे, पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो टूल्स बनाते थे वो स्टोन के टूल्स बनाते थे और उनसे एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे। बहुत सिंपल और क्रूड टूल्स होते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनको थोड़ा सा और समझ में आया तो वो टूल को क्या करने लगे, शार्प और पॉइंटेड बनाने लगे। ओके, तो ज़्यादातर जो उस टाइम पीरियड में जो भी टूल्स थे वो स्टोन के बने हुए होते थे, इसीलिए उस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया गया, स्टोन एज। ओके, उसके बाद कॉपर की इंट्रोडक्शन हुई। कॉपर माइट द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। द डिस्कवरी ऑफ कॉपर मस्ट हैव बीन इंसिडेंटल। द अर्ली मैन परहैप्स मिक्स कॉपर विद अदर मेटल्स लाइक टीन और जिंक टू मेक द एलॉयज सच एज ब्रॉन्ज एंड ब्रास। शायद कॉपर पहला मेटल था जिसकी इन्वेंशन हुई। अब कॉपर के साथ
टीन और बाकी के एलॉय मिलकर ब्रोंज, ब्रास ये मिलाकर टूल बनाए जाने लगे। ओके, उसके बाद कॉपर के बाद क्या आया, आयरन मेटल की डिस्कवरी हुई। अब उन्होंने देखा आयरन जो मेटल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे बने हुए जो टूल हैं वो ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे हंटिंग करना बहुत इजी हो जाएगा और फार्मिंग में भी हेल्पफुल हो जाएगा, फार्मिंग में भी हेल्प मिलेगी। ओके, तो उस टाइम पर ज़्यादातर जो टूल्स थे वो किसके बनाए जाने लगे, आयरन के। तो उस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया गया, आयरन एज। फाइन। Now inventions of the steam engine. इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, जैसे हम ट्रेन देखते हैं वो कैसे स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ शुरू हुई। ओके, किसने ये आविष्कार किया, जेम्स वॉल। And in the 17th century, the coal mines in England were flooded with water in rainy season. This made the mining of coal very tough. Water needed to be pumped out very instantly for work to be done completely. A powerful pump was required to pump the water out from the mines. James Watt thought of utilizing steam power to pump water out of the mines. Thus, he invented a steam engine in 1769. जो पहला स्टीम इंजन था वो किसने इन्वेंट किया, जेम्स वॉट ने। कौन से ईयर में, 1769 में। क्या होता है, इंग्लैंड में एक कोल माइन में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, काम करना इजी नहीं था और बार बार उसको पानी को निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना स्टीम पावर का यूज़ करके सारा पानी बाहर निकाल दिया जाए। इस तरीके से स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। जेम्स वॉट steam engine paved the way to the invention of railway engines. Joe Stephenson invented the railway engine in 1814. His engine called Blücher, it had a speed of 6 km per hour only. और steam engine से आइडिया आया जॉर्ज स्टीफसन को, जिन्होंने क्या बनाए, फर्स्ट रेलवे इंजन बनाया। कौन से ईयर में, 1814 में। ओके, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, सिर्फ 6 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड थी। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। इट वॉज फेल्ट दैट द स्पीड ऑफ स्टीफसन रॉकेट वुड बी सो फास्ट दैट पैसेंजर्स माइट गेट सफोकेटेड इन इट, कि जो स्टीफसन ने जो रॉकेट इंजन बनाया, जो रॉकेट बनाया, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जो उसमें पैसेंजर थे उनको यानी दम घुट जाता था उनका, उन्हें सफोकेशन फील होती थी। ओके, The first truly successful railway engine prepared by George Stephenson in 1829. It was named Rocket. It ran at a speed of about 50 km per hour. It presented a model for Cumming steam locomotive. और first स्टीफसन ने क्या बनाया, रॉकेट बनाया, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल रेलवे इंजन था, जिसकी स्पीड क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। 1829 में इन्होंने ये इन्वेंट किया। उसके बाद धीरे धीरे डीजल इंजन बनने लगे, पेट्रोल इंजन बनने लगे। जो अब हम मोटर कार चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, ट्रक्स हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, उनमें जो पावरफुल इंजन्स हैं जैसे शिप में, रेलवे में या एरोप्लेन में, वो कौन से हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। ओके, now come to the next topic, that is mass production and industrial revolution. The term mass production का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज एट लो कॉस्ट, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाना कम कीमत पर, दैट इज़ मास प्रोडक्शन। और कैसे इजी है ये, बाय द यूज़ ऑफ द मशीन, सिर्फ मशीन्स के कारण ही ये संभव हो सकता है। मास प्रोडक्शन बिकेम द की नोट ऑफ इंडस्ट्री। Many large factories were set up where goods in huge quantities were produced. People began to migrate to work in large factories. This gave rise to the number of big cities. There was a big change in the mode of production in this period. Therefore, this period is called the period of Industrial Revolution. The Industrial Revolution generated employment to thousands of people. The Industrial Revolution began in late 1700 in Britain. और क्या था इस टाइम पर, मास प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाने लगा था, कम कीमत पर ज़्यादा सामान कैसे बनाया जाए, बाय द यूज़ ऑफ मशीन्स। तो मशीन्स का यूज़ करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई। इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोगों को काम मिला, बहुत सारी मशीनों का यूज़ किया गया और बहुत सारी प्रोडक्शन की गई, इसीलिए इस टाइम पीरियड का नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके,
Come to the next, that is fuels for giant machines. अब इतनी बड़ी बड़ी मशीन तो बना दी, लेकिन उसमें फ्यूल कौन सा यूज़ किया जाएगा? फ्यूल पहले स्टीम यूज़ की जाती थी, उसके बाद धीरे धीरे डीजल, पेट्रोल, कोल, मिनरल ऑयल, इन चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा. फर्स्ट इज कोल. Coal, it was the first fuel to be utilized in machine. Coal is found very deep below the surface of the earth. It is explored through mines. As the demand of coal grew day by day, the coal mines become deeper. Moreover, since the deposits of coal are limited, therefore they would deplete in the near future. Thus, man began to search for other source of energy. कोल जो है वो फर्स्ट फ्यूल है जो मशीन में यूज़ किया जाने लगा था. एंड कोल कहाँ से मिलते हैं हमें? वेरी डीप इनसाइड द अर्थ. अर्थ में माइंस खोदी जाती हैं, खाने खोदी जाती हैं और बहुत गहराई से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. लेकिन कोल जो है वो लिमिटेड है हमारे पास. अगर लोग ज़्यादा मात्रा में उसको यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन जो कोल की मात्रा है वो अर्थ में ख़त्म हो जाएगी. इसीलिए लोगों को अलग अल्टरनेटिव सोचने चाहिए कि वो क्या यूज़ कर सकते हैं ताकि कोल का यूज़ लिमिटेड हो. ओके, नेक्स्ट इज मिनरल ऑयल. Mineral oil is a liquid fuel obtained from below the earth's surface. It was spirit, gasoline and several other chemical. मिनरल ऑयल जो है वो भी अर्थ में से आपको मिलेगा और ये अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे स्पिरिट, गैसोलीन और बाकी अदर केमिकल की फॉर्म में. The first practical petrol engine was built in 1876 in Germany by Nicholas August Otto. और फर्स्ट जो प्रैक्टिकल पेट्रोल इंजन जो बनाया था वो 1876 में जर्मनी में बना था, जिसे निकोलस अगस्त ओटो ने बनाया था. Although there had been earlier attempts by Etienne Lanier and Sene Marcus, Julius Hawk and George Brayton, later their engines was used in four-wheelers. और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अटैम्प्ट किए ताकि जो पेट्रोल इंजन है उसकी इन्वेंशन को सक्सेसफुल कर सके और वो फोर व्हीलर में यूज़ हो सके. However, the deposits of mineral oil are also very limited. Oil reserves on the earth would become insufficient within 150 years. Fortunately, an alternative source of energy, electricity, had already been invented. और जो हमारा मिनरल ऑयल है वो भी बहुत कम मात्रा में है, इसीलिए जो मिनरल ऑयल है उसका यूज़ भी लिमिटेशंस में करना चाहिए. और थैंकफुली हमारे पास उसका एक अल्टरनेटिव है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? Electricity is the most important source of energy. It is generated in two ways. The electricity generated from running water is called hydroelectricity, and the generated by burning fuels such as coal, natural gas or mineral oil is known as thermal electricity. Electricity दो टाइप की होती है बच्चे. जो रनिंग वाटर से जनरेट होती है दैट इज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, और जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से जनरेट होती है दैट इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या स्टोरी है इसके पीछे? एक दिन एक साइंटिस्ट जो कि एक बच्चा था, जब लेडन जार, वो एक टॉय के साथ खेल रहा था. वो जो टॉय था वो एक ग्लास बोतल थी कोटेड विद मेटल फॉयल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, और दो वायर उसमें लगी हुई थी बोतल में, एक अंदर की साइड एक बाहर की साइड. और एक बार क्या हुआ, इंसिडेंटली खेलते हुए दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो गई और उसको एक शॉक लगा. और इस शॉक से क्या हुआ, बच्चा एकदम से कूद गया, एकदम से डर गया, जिससे बाकी जो लोग हैं वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गए. उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये देखा कि लेडन जार के साथ ऐसा हुआ. उसने क्या सोचा, उसने सोचा जो थंडर स्टॉर्म जब आता है, जब बिजली चमकती है, उस शॉक में और उसे जो शॉक लगा उसमें दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं. तो लेडन जार की स्टोरी उसने बहुत अच्छे से पढ़ी. इन ऑर्डर टू प्रूव दिस ही डिसाइडेड टू फ्लाई अ काइट इन अ थंडर स्टॉर्म फ्रॉम द बालकनी ऑफ अ बिग हाउस. और क्या किया, काइट के साथ एक बड़ी सी चाबी बांध दी और एक जिसका एक एंड थ्रेड के साथ बांध दिया. जैसे ही लाइटनिंग फ्लैश होती और मेटल की को टच करती, उसे
बहुत ज़्यादा झटका लगता, शॉक लगता। तो इससे पता लगा कि जो लेड इन जार का जो शॉक था और जो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म का जो शॉक है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, और इस तरीके से इंसिडेंटली इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। Photoelectric cells were invented in Germany in 1890. These cells convert sunlight into electricity. Electricity produced from these cells can be utilized to power homes and satellites in space. Photoelectric cell, photo means light. In 1800, an Italian scientist Alessandro Volta made a battery which generated a small quantity of electricity. एक 1800 में एक इटालियन साइंटिस्ट ने एक बैटरी बनाई जो बहुत कम क्वांटिटी में लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती थी। आफ्टर सम इयर्स द साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड न्यू इंजन्स एंड मशीन्स विच कुड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद धीरे धीरे बाकी साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट्स किए और ऐसी मशीन बना दी जो अच्छी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती थी। और इंजन्स को क्या कहा जाता था? इन इंजन्स को कहा जाता था जनरेटर्स। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे जनरेटर्स अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो जनरेटर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल, डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो मैन है उसको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सोचते रहना चाहिए ताकि वो डिप्लीट ना हो, ख़त्म ना हो। अब व्हाट आर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी? दे आर वेरी लिमिटेड डिपॉजिट्स ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, इनके बहुत लिमिटेड सोर्स हैं क्योंकि ये हमें अर्थ से टक करके हमें मिलता है, अर्थ सरफेस से हमें मिलते हैं। तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो इनको दोबारा बनने में हज़ारों साल लगेंगे। इसीलिए क्या यूज़ करना चाहिए? हमें ऐसे सोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो कि रिन्यूएबल हों, जो कभी ख़त्म ना हों, जैसे सन, विंड, वाटर, अर्थ एंड टाइड। इनसे जो एनर्जी मिलती है वो हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एटर्नल, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। और इनको हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं और इनसे पॉल्यूशन भी नहीं होता। तो इसीलिए जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको बहुत हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो ये एटर्नल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हमारे पास उनको हम ज़्यादा यूज़ करें ताकि हम अपने फ्यूचर के लिए एनर्जी को कंजर्व कर सके। ओके, नाउ कम टू द लेटेस्ट रिवाइज। द मशीन एज स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। जैसे ही स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, कौन सी एज शुरू हो गई? आयरन एज से सीधा मशीन एज। फ्यूल सच एज कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम हैव वेरी लिमिटेड डिपॉजिट्स। जो भी हमारे पास फ्यूल हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, ये बहुत लिमिटेड हैं। The mass production led to the development of large cities and the industrial revolution. मास प्रोडक्शन के आइडिया से बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बनी, उनमें इंडस्ट्री लगी और बहुत सारे लोगों को काम मिला और उस टाइम को क्या कहा गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर पोल्यूशन फ्री। जो हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे सन एनर्जी, विंड एनर्जी, ये क्या हैं? पॉल्यूशन फ्री हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। द सन, विंड, वाटर, अर्थ एंड टाइड आर कॉल्ड द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सन, विंड, वाटर, अर्थ और टाइड, ये क्या है? हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।